नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और आपके अपने YouTube चैनल नो पॉलिटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्नाटका के एक छोटे से स्कूल से शुरू हुआ वो हिजाब का विवाद एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है। यह अब केवल नेशनल मुद्दा नहीं रह गया, यह एक इंटरनेशनल मुद्दा बनता जा रहा है और अब यह मामला कोर्ट के सामने चला गया। मेरे नज़र में यह केवल एक हिजाब का मामला नहीं है, यह वास्तव में एक किताब का मामला है। वही किताब जो आप सभी जानते हैं, आप समझ गए होंगे, वो आसमानी किताब। क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस देश को उस किताब के, जो आसमानी किताब है, उसके अनुसार चलाना चाहते हैं। स्कूल में या कॉलेज में या और जितने भी संस्थाएं हैं, वहां पर एक ड्रेस कोड होता है। उस ड्रेस कोड में आपको वहां पर जाना होता है, चाहे पढ़ना हो या नौकरी करना हो। उसमें एक ड्रेस कोड होता है जो सब उसको फॉलो करते हैं। यह अचानक मामला कैसे उभर आया जी कर्नाटका में? क्योंकि आपको याद होगा वह लवण्या जो तमिलनाडु में क्रिश्चियन कन्वर्जन के खिलाफ लड़ती रही और अंततः जहर खाकर स्वयं को मार डाला। बहस इस पर होना चाहिए था कि क्या किसी व्यक्ति पर इतना दबाव डाला जाए कन्वर्जन के लिए कि वह स्वयं को मार डालना ही उससे बेहतर समझे। बहस होना चाहिए वो अभी गुजरात में एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दिया गया क्योंकि वो कुछ साल पहले एक मोहम्मद साहब पर उसने चित्र प्रकट कर दिया था। उस पर बहस होनी चाहिए। बहस होनी चाहिए झारखंड में एक लड़का रुपेश को मॉब लिंचिंग कर दिया गया कुछ मुसलमानों द्वारा, कुछ आतंकी मुसलमानों द्वारा। जो लड़का सरस्वती पूजा में जा रहा था उसको कुछ लोगों ने मिलकर वहां पर मार दिया। इस पर बहस होनी चाहिए। इस पर बहस होने के बजाय बहस हो रहा है हिजाब पहनकर कोई कॉलेज जा सकता है क्या। ये सोचिए कि इस मामले में अब कोर्ट क्या कहता है। कोर्ट के पास जब यह मामला गया तो कोर्ट के जज साहब ने कुरान और हदीद मंगाया कि क्या कुरान और हदीद में इसको मजहब का मामला बताया गया है क्या। कुरान और हदीद में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जज साहब। कुरान और हदीद में तो यह भी लिखा हुआ है कि काफिरों का कत्ल करो, जिहाद करो। तो शुरू करवाइए। जो उधर से केस लड़ रहे हैं हिजाब के सपोर्ट में, उनको किसी पुलिस वाले से राइफल दिलवाइए और कहिए कि कुरान के किस पैराग्राफ में कहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले काफिरों को कत्ल करो। तो शुरू करते हैं, फिर पहले आप यहीं से शुरू किया जाए। क्या कॉमन सेंस नहीं है कि हर स्कूल का, हर जगह का, हर इंस्टीट्यूशन का एक अपना ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड के अनुसार जाए। तुमको बुर्का पहनना है पहनो, घर में पहनना है मदरसा चले जाओ, पहनना है चले जाओ तालिबान, वहाँ तो बिना बुर्के का जीना ही मुश्किल है, वहाँ चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। ये सोचने वाली बात है कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज में बुर्के पर बैन है, लेकिन यहाँ इनको बुर्का चाहिए, स्कूल में चाहिए, कॉलेज में चाहिए। केवल जो डिस्कशन का पॉइंट है उस पॉइंट को बदलने के लिए डिस्कशन हो रहा था लवण्या पर, क्योंकि पहले छोटे छोटे कुछ हमारे जैसे यूट्यूब वालों ने डिस्कशन शुरू किया, उसके बाद यह धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहा था, लेकिन इस डिस्कशन को डिरेल किया गया यह हिजाब वाले मामले पर। यह मामला अब कोर्ट में है और देखिए कोर्ट इस पर क्या निर्णय करता है। अब जज साहब से मेरा एक सवाल है कि यदि कोई मुस्लिम महिला, मुस्लिम जज यदि बुर्के में बैठकर कोई निर्णय सुनाए या कोई मुस्लिम वकील बुर्के में बैठकर बहस करे तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचिए। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के कुछ जगह पर एक पोस्टर दिखाई दिया, बड़े बड़े पोस्टर्स। उसमें लिखा हुआ है पहले हिजाब फिर किताब, और नीचे लिखा हुआ है कि हर कीमती चीज पर्दे में रहनी चाहिए। अर्थात जो औरत हैं, जो पर्दे में रहती हैं, जो हिजाब में रहती है, बुर्के में रहती है, वो कीमती चीज है इनके लिए। क्या जज साहब इस बात से एग्री करते हैं कि यह जो है औरतें हैं वो इनके लिए कीमती चीज हैं केवल? क्योंकि इनके किताब में, कुरान में तो यही लिखा हुआ है कि ये जो है इनके लिए कीमती चीज है। तो जज साहब को इस पर भी निर्णय देना चाहिए कि ये कीमती चीज है कि नहीं है। इसी मामले में अगली कड़ी आती है जब प्रियंका वाड्रा ने यह ट्वीट कर दिया कि कोई व्यक्ति कुछ भी पहनकर कहीं भी जा सकता है, और जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो उसने कहा कि जिसको इच्छा बिकनी पहने, जिसको इच्छा सलवार पहने, जिसको इच्छा जो पहने पहने।
अब शायद प्रियंका दीदी को यह न पता हो कि यह मामला स्कूल कॉलेज का है, हो सकता है उनको यह पता नहीं हो। अगर यह पता है और उन्होंने जानबूझकर यह चीज बोला है तब तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। वो इतने बड़े पार्टी की, कांग्रेस की प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, और उनको यही नहीं पता कि हर इंस्टीट्यूशन का एक ड्रेस कोड होता है। इस तरीके का एक बेहुदापन तरीके का बयान दिया गया उनके द्वारा। कोई लड़की या कोई औरत बिकनी पहन करके स्कूल में कैसे जा सकती है भाई? ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन नहीं, अपना विचार दे ही देना है, कुछ पता हो या ना हो। अब यह मामला ऐसा लगता है कि भारत से उठ करके चला गया है पाकिस्तान और बाकी सारे अन्य देशों में। मलाला यूसुफजई, उसका नाम तो आप सबों ने सुना होगा। कुछ साल पहले 16-17 में उनको हमारे यहाँ के कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ नोबेल प्राइज दिया गया था। कुछ साल पहले मलाला यूसुफजई कहती थी कि बुर्के के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे आग का गोला है, गर्मी इतना लगता है जैसे ऐसा लगता है कि वो आग का गोला हो। और आज अचानक वो भारत में बुर्का को सपोर्ट कर रही है। अब मुझे लगता है कि नोबेल में जो प्राइज़ देने वाले जो संस्था है उसको भी सोचना चाहिए कि कैसे कैसे लोगों को ये प्राइज़ दे देते हैं। बुर्का गुलामी का एक तरीका है, किसी औरत को कैसे गुलाम बना कर रखा जाता है, कैसे उसको कैद करके रखा जाता है, उसका एक मापदंड है बुर्का। अगर बुर्का पहनाना है तो सैफ अली खान की बीबी को पहना कर दिखाओ, नहीं पहना सकते ना। बुर्का पहनाना है तो और जितने भी बड़े लोग हैं उनके बीबियों को पहना कर दिखाओ, तुम नहीं पहना सकते। लेकिन जो छोटे गरीब लोग हैं उनके लिए बुर्का कंपलसरी कर दिया जाता है। इस्लाम में बुर्का चॉइस नहीं है, वह कंपल्सन है, कंपल्सन, आपकी मजबूरी है, पहनना ही है। सोचने वाली बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आजकल कुछ लोग रसूल सेवा संघ भी कहते हैं, वैसे मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं और कहने के पीछे उनका कारण है। उनका कारण है उनके द्वारा दिया जाने वाला बयान, उनके द्वारा फैलाया जाने वाला कन्फ्यूजन। उसी आरएसएस का एक संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो केवल मुसलमानों के द्वारा, मुसलमानों के लिए बनाया गया संगठन है। जी हाँ, यह आरएसएस का एक अंग है। और उस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने हमेशा हिंदुओं के खिलाफ काम किया है। तो कैसे माना जाए कि राष्ट्रीय सेवक संघ जो है वो हिंदुओं का संगठन है? उसी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने आज हिजाब को सपोर्ट किया है जी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने यह कहा है कि हिजाब जो है इस्लाम का एक अभिन्न अंग है, उसने सपोर्ट किया है। तो मेरा मोहन भागवत जी से, जो आजकल डीएनए एक्सपर्ट है, उनसे यह सवाल है कि क्या आप भी इसको सपोर्ट करते हैं? और यदि खंडन नहीं होता है तो निश्चित तौर पे डीएनए वाले मोहन भागवत जी भी और उनकी जो संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो भी इसके सपोर्ट में है। यदि वह इसका खंडन नहीं करते हैं तो बताइए कि हम समझते हैं या बहुत सारे जो हिंदू तबके के लोग हैं वह समझते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वह हिंदुओं की संगठन है। मुझे याद है कि जब प्रणब मुखर्जी जी को मोहन भागवत जी ने इनवाइट किया था अपने स्थापना दिवस पर 17-18 में, तो उस समय मोहन भागवत जी ने, जिसे आजकल कुछ लोग मौलाना मोहन भागवत कह रहे हैं, अब पता नहीं यह कहना कितना उचित है, मगर कुछ लोग कह रहे हैं, मोहन भागवत जी ने स्टेज पर खड़ा होकर खुले मंच से कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वह केवल हिंदुओं की संगठन नहीं है। तो फिर किसकी संगठन है बताइए? मुसलमानों का, क्योंकि आप तो काम उन्हीं के कर रहे हैं। हिंदू सभी जगह प्रताड़ित हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमान डरा हुआ है रियली, सब जगह आपकी पिटाई कर रहा है और आप कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है। उसको क्लीन चिट देख करके एक तरीके से हिंदुओं को हमेशा अपराध बोध में रखने का प्रयास करते हैं आप। दूसरा कहते हैं कि आप लोग कि सबका डीएनए एक है। तो जो बंगाल में औरतों का रेप और मर्डर हुआ, कल जो रुपेश का मर्डर हुआ और उससे पहले जो गुजरात में मर्डर हुआ, रोज जो मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं, वह क्या सेम डीएनए वाले नहीं कर रहे हैं क्या? इसी कड़ी में आप देख रहे होंगे कि एक लड़की उभर कर आई है,
उसका वीडियो वायरल हो रहा है, जो स्कूटी से जाती है और जा कर के गाड़ी खड़ा करती है, और गाड़ी खड़ा करने के बाद वो वहाँ पे कुछ लड़के जो हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं, और वहाँ पे वो जाके अल्लाह अकबर करती है। और उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि देखिए कितनी वीर लड़की है। जी हाँ भाई, वीर है, लेकिन हिंदुओं के सामने ही वीर है, क्योंकि आप सबको पता था कि वहाँ पर जो हिंदू हैं वो इस लड़की का कुछ नहीं करेंगे, टच भी नहीं करेंगे, इसीलिए वो लड़की गई। अगर उल्टा होता, वो नारा लगाने वाले शांति दूत होते और वह लड़की हिंदू होती, तो क्या वह लड़की जीवित बचती? इस सवाल का जवाब मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। आप हमें जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नहीं बचती, इस पे आप सब लोग सहमत होंगे, लेकिन उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उसी विवाद में एक लड़की घायल हो गई, स्टोन पेल्टिंग द्वारा मुसलमान की भीड़ ने स्टोन पेल्टिंग की पत्थर फेंके, जिसमें एक लड़की घायल हो गई। उस पर चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा उस लड़की की हो रही है जो टुकड़े टुकड़े गैंग की एक सदस्य है, जो शाहीन बाग के सीएए आंदोलन में भी थी। शर्जील उस्मानी और शर्जील इमाम जैसे लोगों के वह दोस्त हैं जी। ये चल रहा है, आप कहाँ हैं ये सोच के देखिए। ऐसा लगता है कभी कभी कि यह हिंदुस्तान है ही नहीं, हम लोग किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं। ऐसे ऐसे चीज़ों पर जो है कानून में जाकर डिस्कशन होता है, कोर्ट में जाकर डिस्कशन होता है, जो बिल्कुल ही निरर्थक है, बिल्कुल कॉमन सेंस से उसको सोल्व किया जा सकता है। यह समय की बिल्कुल उचित मांग है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी से जल्दी इस बिल को लाया जाए। सब जगह मांग हो रहा है, लेकिन सरकार इसमें कान में तेल डालकर सोई हुई है, कुछ अपने जो लोग हैं उसको खुश करने के लिए। आपने देखा होगा कि सरकार ने संसद भवन में खड़ा होकर यह कहा है कि मुसलमानों को 4.5 करोड़ उनको स्कॉलरशिप दिया गया है। जी, 4.5 करोड़। मेरे हिसाब से उनकी कुल जनसंख्या 18-17 करोड़ के आसपास होगी। 4.5 करोड़ लगभग उसका 30% होता है। तो क्या मुसलमानों की कुल जनसंख्या में 30-35% लोग पढ़ने वाले अभी हैं जिसको स्कॉलरशिप की जरूरत है? स्टूडेंट है 30% केवल। आप सोचिए, सरकार एकदम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर चुकी है, सो कॉल्ड हिंदुवादी सरकार। और इसी बात को यदि कोई उजागर करता है तो वह देशद्रोही हो जाता है। इनके नज़र में वो बागी हो जाता है, वह हिंदुओं का दुश्मन हो जाता है। काम हो रहा है उनका और दुश्मन हो जा रहा है हम हिंदुओं के, इनके करतूतों को देख के। आज का एक और खबर आया है गुजरात से। गुजरात में एटीएस के द्वारा पकड़े गए 49 लोगों को कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया, सजा तय कर दिया। वो 49 लोग कौन थे? 2008 में बम ब्लास्ट में जो शामिल थे टोटल आतंकवादी, वो थे 49 लोग। उनके फोटो आप देखिए, मैं बड़ा करके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इनके नाम से पहचानिए और इनके जगह ढूंढिए कि ये किस किस जगह से नहीं है। हिंदुस्तान के कोने कोने से हैं। आप सोच सकते हैं कि इनका जो नेटवर्क है हिंदुस्तान को बर्बाद करने का, और हिंदुओं के प्रति घृणा में ये इतने लिप्त है कि पूरे हिंदुस्तान से सारे लोग मिलकर के इकट्ठे होकर के बम ब्लास्ट करते हैं, सीरियल बम ब्लास्ट। उस बम ब्लास्ट में टोटल 56 लोग मारे गए थे जी। 49 लोगों पर यह आरोप तय हुआ है, और जज साहब को इस आरोप को तय करने में 14 वर्ष लग गया। वाह जज साहब, इतने दिन में तो क्या से क्या हो गया होता। और बहुत सारे लोग तो छूट भी गए होंगे इसमें। तो ये है हमारे यहाँ की जुडिशियरी, और ये है हमारे यहाँ की सरकार जो उनके तुष्टीकरण में जीभ लपलपाए चरण पादुका धो रही हैं उनकी। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या होना चाहिए? क्या यह मामला और आगे बढ़ेगा? क्या इस मामले का उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से भी कोई लिंक है? क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी और अखिलेश यादव पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, पोलराइज करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है यह काम किया गया है, इस मामले को इतना तूल दिया गया है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। आपका बहुत बहुत आभार।
नमस्कार।